दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था 3.5 गीगाहर्ट्ज 5G सी बैंड, शायद आखिरी मौका, किसे कितना मिलेगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैंने 5G 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड जो कि सरकार ने जो स्पेक्ट्रम जो नेक्स्ट ऑक्शन के अंदर में जो क्वांटम स्पेक्ट्रम जो है उन्होंने स्टिपुलेट किया है उसके बंटवारे की बात करी है मैंने। और वो बंटवारा इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम है जिसका क्वांटम है 1110 मेगाहर्ट्ज, ये आखिरी स्पेक्ट्रम है। इसके बाद इस बैंड में कोई भी एडिशनल स्पेक्ट्रम नहीं रिलीज होगा। और ये जो है 5G का कोर बैंड है। सारे ऑपरेटर्स इंक्लूडिंग BSNL इसी में 5G कर रहे हैं, तो ये बैंड इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये बैंड इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 6 गीगाहर्ट्ज और जो 26 गीगाहर्ट्ज बैंड है, जो यू कैन से दैट कि 6 गीगाहर्ट्ज में उतना ही क्वांटम स्पेक्ट्रम है जितना कि 3.3 गीगाहर्ट्ज में है, पर ये हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। इसका मतलब 6 गीगाहर्ट्ज को अगर आपको मोबाइल के लिए यूज करना है और 5G के लिए यूज करना है, आपको बहुत ज्यादा बेस स्टेशन लगाने और टावर लगाने पड़ेंगे, तो आप वो कर नहीं सकते। तो इसीलिए अगर आपको ज्यादा डेटा स्पीड चाहिए तो आपको ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए 3.3 गीगाहर्ट्ज बैंड बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आप ये वीडियो जरूर देखना, और इस वीडियो के अंदर में जो मैंने नुआंसेस बताए हैं एक्सेल शीट के अंदर में कि क्या क्या नुआंसेस हैं, कहाँ पे इंटरफेरेंस है, और कितना स्पेक्ट्रम रिलायंस जियो लेगा, कितना भारती लेगा, और वोडाफोन आइडिया अगर स्पेक्ट्रम नहीं लेगा तो कैसे वो इंपैक्ट होगा, सारा मैंने इस वीडियो में समझाया है। आप इसका लिंक जो है, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप उसको देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आज जो है ये वीडियो किसी और रीजन से बना रहा हूं। मैं आपको ये वीडियो जो मैं इसलिए बना रहा हूं दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में जो सरकार ने जो ये स्पेक्ट्रम रिलीज किया है, इससे ज्यादा स्पेक्ट्रम क्यों नहीं रिलीज कर सकते। मींस व्हाई कांट वी एक्सपैंड द 3.3 गीगाहर्ट्ज बैंड देन द क्वांटम ऑफ स्पेक्ट्रम दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल। मैं आपको दिखा देता हूं, ये मेरा जो है वेबसाइट है, ये वेबसाइट में इस लिंक में जा सकते हैं और मैं इसको का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ये 3300 लेकर 3670 तक स्पेक्ट्रम है। तो ये जो क्वांटम स्पेक्ट्रम है आपको दिख रहा है, ये रिलायंस जो है, ये भारती है, ये BSNL है, वोडाफोन आइडिया है, और जो आपका पिंक है वो खाली है। इससे ज्यादा ये स्पेक्ट्रम रिलीज नहीं होगा। तो इस वीडियो में ये जानेंगे कि क्यों नहीं होगा, इसके पीछे क्या रीजन है। और दूसरा रीजन हम ये जानेंगे कि 6 गीगाहर्ट्ज बैंड जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, ये आप क्यों नहीं मोबाइल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस अगर आप करेंगे तो आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा ऑपरेटर्स को, और कैसे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को 3.3 गीगाहर्ट्ज के मुकाबले बढ़ाने के लिए कितने एडिशनल टावर्स लगाने पड़ेंगे। और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ऑपरेटर्स ने पिछले 3 साल हो गए हैं वो लेके बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, और ये इसमें कुछ ज्यादा होने वाला है नहीं। तो और क्या बात करेंगे, और दूसरा ये पॉइंट पे बात करेंगे कि हम जो है 3.3 गीगाहर्ट्ज बैंड या 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड को इस्तेमाल करके और लो फ्रीक्वेंसी बैंड को एग्रीगेट करके साथ में इंटीग्रेट करके कैसे 5G परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, ये पूरे हम ये इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों समरी क्या है इस पूरे डिस्कशन का, जिसका सार मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इंडिया में 5G का जो बैंड है जिसमें सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम है, पर ऑपरेटर 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है। भारती एंड रिलायंस जियो ने तो 130 मेगाहर्ट्ज लिया हुआ है, वोडाफोन ने 50 मेगाहर्ट्ज है, और BSNL के पास 70 मेगाहर्ट्ज है। ये बैंड जो है 5G वर्क हाउस है, इसके ये इतना इंपॉर्टेंट बैंड है। और 6 गीगाहर्ट्ज एंड 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में सिर्फ आप FWA कर सकते हैं, मोबाइल को मिक्स नहीं कर सकते। अगर करेंगे मोबाइल के साथ में क्या खामियां आएंगी उसके बारे में बात करेंगे। और 6 गीगाहर्ट्ज बैंड का एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, और हमको सी बैंड का एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, और सी बैंड को यूज करके और लो फ्रीक्वेंसी बैंड को इसके साथ में जोड़ के कैसे हम 5G का सर्विस की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो इंडिया का जो स्पेक्ट्रम रियलिटी है मोबाइल के लिए वो क्या है, 3.3 to 3.67 गीगाहर्ट्ज बैंड सी बैंड, उसके ऊपर जो है
काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो क्या है, ऑल्टीमीटर लगे हुए हैं एयरक्राफ्ट का, वो समझेंगे कि वो किस लिए जो है आप उसको बढ़ा नहीं सकते ऑल्टीमीटर के कारण। और कुछ सैटेलाइट्स हैं, वो सैटेलाइट्स भी आड़े आ रहे हैं इस टोटल स्पेक्ट्रम बैंड को बढ़ाने के लिए। और जो नीचे वाले स्पेक्ट्रम बैंड है, लो बैंड्स 700, 850, 900 और 600 मेगाहर्ट्ज, ये एसयूएल सप्लीमेंट्री अपलिंक उसको यूज करके और 3.3 गीगाहर्ट्ज बैंड को इस्तेमाल करके कैसे सर्विसेज इंप्रूव कर सकते हैं आप इंडिया के अंदर में, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, वाई ग्रिड डेंसिटी रूल्स परफॉर्मेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों होता क्या है कि अगर आप एक बेस स्टेशन देखें, बेस स्टेशन मान लीजिए ये बेस स्टेशन है, मैंने आप जस्ट फॉर द नेम से मैंने आपको दिखाया ये बेस स्टेशन है। अब ये बेस स्टेशन क्या करता है, मोबाइल से बात करता है, इसको बोलते हैं डाउनलिंक, और मोबाइल बेस स्टेशन से बात करता है, उसको बोलते हैं अपलिंक। अब बेस स्टेशन जो है काफी पावर एमिनेट करता है, जैसे यहाँ पे देखिए 64 डीबीएम से लेकर 70 डीबीएम का EIRP होता है बेस स्टेशन का। तो ये बहुत दूर तक जाता है। मान लीजिए आपके पास में एक बिल्डिंग है यहाँ पे, वो भी उसके अंदर भी इसका डाउनलिंक घुस सकता है, पर उसका अपलिंक जो है उसमें उतना रीच नहीं होता है 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि मोबाइल जो है कैनॉट ट्रांसमिट एट द लेवल विच द बेस स्टेशन कैन ट्रांसमिट। बेस स्टेशन कैन ट्रांसमिट एट 64 to 70 dBm, mobiles can only transmit 23 dBm, उससे ज्यादा नहीं कर सकते बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ह्यूमन बॉडी को हार्म कर सकता है। इसलिए तो आप अगर घर के अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पे, और अगर आप 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड से मोबाइल बेस स्टेशन को रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेस स्टेशन को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि इन बिल्डिंग कवरेज, इन बिल्डिंग लॉसेस, बिल्डिंग पेनिट्रेशन लॉस करीब 25 से लेकर 35 dBm होता है। इसलिए डाउनलिंक तो पहुंच जाएगा 3.5 का बिल्डिंग के अंदर अगर ग्रिड डेंसिटी अच्छा रखेंगे, पर अपलिंक नहीं पहुंचेगा। उसके लिए हमको दूसरे बैंड्स यूज करने पड़ेंगे। इसीलिए दोस्तों 5G का परफॉर्मेंस अगर बढ़ाना है तो दोनों बैंड 3.5 एंड द लो फ्रीक्वेंसी बैंड को साथ में यूज करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आपको कितना सिग्नल चाहिए मोबाइल को, जिससे कि आपको लगे कि भाई आपको कवरेज मिल रहा है, -95 dBm। और अर्बन एरिया में जो बिल्डिंग पेनिट्रेशन लॉस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जो है ये 64 dBm 70 dBm में जो डाउनलिंक है ये लॉसेस के बाद में भी पेनिट्रेट कर जाती है, क्योंकि EIRP बहुत ज्यादा है। अब देख रहे हैं ना, 64 to 70 dBm में लॉसेस के बाद भी आप घर के अंदर में डाउनलिंक में जा सकते हैं, पर अपलिंक में नहीं जा सकते, क्योंकि 23 dBm है, और 23 dBm में 25 dBm और 35 dBm माइनस हो गया तो आप जो है बहुत, और उसके बाद पाथ लॉस होगा तो आपका सिग्नल पहुंचेगा ही नहीं, आप बेस स्टेशन को सुनाई नहीं देगा। इसलिए अगर डाउनलिंक पूरी तरह से जो है घर के अंदर पहुंचे, इसलिए आपको ग्रिड डेंसिटी 3.5 की बढ़ानी पड़ेगी। अभी शायद उतना नहीं है। अगर आप ग्रिड डेंसिटी 3.5 की बढ़ाएंगे तो आप आसानी से जो है डाउनलिंक घर के अंदर में घुसा सकते हैं 3.5 का, क्योंकि आपका EIRP 64 dBm से लेकर 74 dBm होता है, और इतने पेनिट्रेशन लॉस के बाद भी आप -95 dBm का जो हैंडसेट पे पावर की जरूरत होती है फॉर हैंडसेट टू लिसन टू द बेस स्टेशन, वो आप कर सकते हैं। इसलिए पावर डेंसिटी आपका ग्रिड डेंसिटी जो है 0.7 से लेकर 1.5 साइट्स पर किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए फॉर इंश्योरिंग कि 3.5 का जो डाउन लिंक है वो घर के अंदर में पेनिट्रेट कर सके। और आज की तारीख में ये नहीं है, तो ये करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इंप्रूव 5G सर्विसेज। अब एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटी जो मैंने आपको बताया था ना कि 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड को एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं, तो इसमें समझेंगे कि क्यों नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से अगर 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड अगर एक्सपैंड हो गया होता तो हमारे देश की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सकता, तो उसको समझते हैं कि क्यों नहीं हो सकता। एक तो रेडियो ऑल्टीमीटर, अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। ये रेडियो ऑल्टीमीटर होता क्या है, ये काम करता है 4.2 से लेकर 4.4 गीगाहर्ट्ज बैंड पे। अब वो बोलेंगे अरे ये तो बहुत ऊपर है, और ये जो 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड है, ये अगर इसका फ्रीक्वेंसी देखेंगे 3.3 से लेकर 3.67 है, तो ये क्या प्रॉब्लम है। इतनी दूर होने के बावजूद भी रेडियो ऑल्टीमीटर कैसे हमारे बैंड्स को जो है 3.5 को रोक रहा है कवरेज देने के लिए। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, आज की तारीख में भी भारती एंड वोडाफोन एंड रिलायंस जियो, दे कांट, इवन BSNL, वो एयरपोर्ट एरिया में सर्विसेज नहीं दे सकते। अगर आप देखें
इनका जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये दूर दूर तक जो है ऑल्टीमीटर के फ्रीक्वेंसी के आसपास नहीं है। तो आपको मैं दिखाता हूं, उस डायग्राम में लेके जाता हूं तो आपको दिखेगा कि क्या कहानी है। अब देखिए 3300 से लेकर 3700, ठीक है ना, ये आपका जो है 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड है। 500 मेगाहर्ट्ज का डिफरेंस है बीच में, ये 400 मेगाहर्ट्ज है, 500 मेगाहर्ट्ज का डिफरेंस है। उसके बाद में ऑल्टीमीटर शुरू होता है 4200 से लेकर 4400। अब ये 200 मेगाहर्ट्ज का ब्लॉक है। इतनी दूर होने के बावजूद भी दोस्तों हमको जो है भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन एंड बीएसएनएल को एयरपोर्ट के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए दे आर प्रोहिबिटेड। उनको मतलब मनाही है, नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते ये मैंने आपको समझाया है। मान लीजिए आपका कोई ऑपरेटर है जो कि सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, फिल्टर रिस्पॉन्स ऐसा है। अब फिल्टर रिस्पॉन्स जो है ना कभी भी जो है एटीन्यूएट नहीं होता जीरो में, मतलब यू कैनॉट हैव, आपके पास में फिल्टर जो है ऐसे कट ऑफ का कभी नहीं मिलेगा कि जो है एजेस शार्प हो। तो होता क्या है कि वेव फॉर्म जो है हमेशा स्लोली एटीन्यूएट करती है। एटीन्यूएट मतलब कम होती है। जैसे ये वेव फॉर्म है, ये एटीन्यूएट इधर भी जो है जाएगा, इधर मैंने दिखाया नहीं है, मैंने सिर्फ एक तरफ दिखाया है। तो ये ऐसे धीरे 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 करके फिर जो है फाइनली जाके अब देखिए ऑल्टीमीटर के अंदर में घुस गया। अब ये सिग्नल स्ट्रेंथ तो बहुत कम है, क्योंकि ये कितना ट्रांसमिट कर रहा है मैंने आपको बताया था, ये इसका नंबर कितना है, दिस ट्रांसमिशन पावर इज रफली आपका जो है 64 से लेकर 74 डीवीएम है, राइट, इतना है। पर क्योंकि ये बहुत हाई पावर में ट्रांसमिट करता है तो इसके जो पावर लेवल्स हैं इसका स्पिल ओवर जो है एयरक्राफ्ट ऑल्टीमीटर के अंदर में घुस जाता है। और ये जो फिल्टर है दोस्तों ये लीगेसी फिल्टर है, ये फिल्टर ठीक से डिजाइन नहीं है, क्योंकि तब जो है 5G का कोई अता पता नहीं था, तो उन्होंने इसको ठीक से डिजाइन नहीं किया, इसका कट ऑफ जो है बहुत शार्प नहीं है। तो ये जो इंटरफेरेंस है इसको वो अनेबल टू फिल्टर, दे कांट फिल्टर दिस। इसीलिए दोस्तों क्योंकि एयरक्राफ्ट में सारे के सारे ऑल्टीमीटर जो कि हाइट मेजर करते हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए दोस्तों एक तो यहां पे आप एयरपोर्ट के अंदर में आप इसको यूज नहीं कर सकते, और दूसरा आपको एडिशनल स्पेक्ट्रम नहीं मिल सकता, क्योंकि जितना आप पास जाओगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम में आएगा। इसीलिए 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में और एडिशनल सिग्नल नहीं मिल सकता। कुछ कंट्रीज हैं जैसे यूएस है, वो 4000 के आसपास पहुंच गई है कुछ कुछ करके, बट उन्होंने वहां पे ऑक्शन हो चुके थे तो उन्होंने कुछ वर्कआउट अराउंड करके एयरपोर्ट के पास में बहुत स्ट्रिंजेंट रूल लगा के ये स्पेक्ट्रम यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब एडिशनल जो है 300 मेगाहर्ट्ज। इंडिया में वो भी प्रोविजन नहीं है। इसलिए दोस्तों इसीलिए ये बैंड इतना इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं। अच्छा दूसरा चीज ये है दोस्तों कि 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में आज FWA एंड मोबाइल्स कंबाइन यूज हो रहे हैं। जैसे आप देखेंगे ये आपका 3.5 गीगाहर्ट्ज का बैंड स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको यहां दिखाया था। 3.5 गीगाहर्ट्ज 3300 से लेकर 3700 मेगाहर्ट्ज। तो इसमें आप देखें क्योंकि ये TDD बैंड है, इसमें कुछ तो मोबाइल का डाउनलिंक है, कुछ मोबाइल का अपलिंक है, FWA का डाउनलिंक है, FWA का अपलिंक है। अब दोस्तों जो डाउनलिंक है अब देखिए उसके लिए ज्यादा टाइम रिसोर्सेस जो है आपने रखा हुआ है, अपलिंक के लिए कम रखा है। इसलिए रखा है दोस्तों क्योंकि जो मोबाइल का डाउनलिंक एंड मोबाइल का अपलिंक का जो टाइम रेशियो है, बिकॉज दिस इज अ TDD बैंड ना, ये TDD बैंड है, तो ये TDD बैंड में 1:1 कभी नहीं होता, 3:1 हो सकता है, 4:1 हो सकता है। इसका मतलब ये अपलिंक हमेशा कम टाइम रिसोर्सेस खाएगा बल्कि डाउनलिंक, बिकॉज अगर अपलिंक को अगर आप ज्यादा रखेंगे तो ये स्पेक्ट्रम इनएफिशिएंटली यूज होगा मोबाइल के लिए। अब सिंस मोबाइल के लिए आपको इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है तो आपको FWA के लिए भी ये कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो चलेगा नहीं। अब दोस्तों हो क्या रहा है, क्योंकि FWA में तो आपको सिमेट्रिकल चाहिए, आपको डाउनलोड स्पीड्स एंड अपलोड स्पीड्स सेम चाहिए, पर अगर आपने ज्यादा रिसोर्सेस डाउनलोड के लिए रखा है और अपलोड के लिए कम रिसोर्स लगा रखा है तो आपको जो है एसिमेट्रिकल जो वो मिलेगा, नेटवर्क मिलेगा, तो लिंक मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि अपलोड तो बहुत कम हो जाएगा और डाउनलोड काफी ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों रिलायंस जियो ने UBR की तरफ अपना फोकस रखा है। वो ये कह रहे हैं कि UBR में क्योंकि वहां पे मोबाइल नहीं यूज होता है, ये कंस्ट्रेंट नहीं है, तो अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड्स कैन बी सिमेट्रिक, पर 3.5 में ये नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों ये उन्होंने FWA का ये कंस्ट्रेन है, यहां पे FWA ठीक से काम नहीं करता,
एसिमेट्रिक हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों ये हमारे लिए अच्छा होगा कि आने वाले टाइम में इन फ्यूचर हम FWA यहां से निकाल दे। वी शुड गेट द FWA आउट ऑफ दिस बैंड एंड मूव, कहां मूव करे, मूव यहां कर दे, हम 6 गीगाहर्ट्ज बैंड में मूव कर दे, या UBR में मूव कर दे, या 26 गीगाहर्ट्ज में मूव कर दे, और यहां पे आप मोबाइल के साथ मिक्स मत करिए। उससे क्या होगा कि आपको FWA सिमेट्रिक मिलेगा, एसिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उससे क्या होगा, आपका मोबाइल के लिए बैंड पूरा खाली हो जाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि ये बैंड तो एक्सपैंड नहीं हो सकता, इसलिए आपको बहुत ज्यादा कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो FWA इस बैंड से निकालना ही अकलमंदी है आने वाले टाइम में। और जो 6 गीगाहर्ट्ज एंड 26 गीगाहर्ट्ज बैंड क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकते हैं मोबाइल के लिए, क्योंकि होगा क्या दोस्तों, अगर आप 6 गीगाहर्ट्ज बैंड यूज करेंगे तो एक तो आपका पाथ लॉस जो है वो 5 dB बढ़ जाता है। उसके बाद में बिल्डिंग पेनिट्रेशन लॉसेस बढ़ जाते हैं 6 से लेकर 7 dB 6 गीगाहर्ट्ज बैंड के लिए। तो लिंक बजट बिकम्स वर्स बाय 8 to 11 dB। तो इतना खराब हो जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, आपका रेडियस जो है, कवरेज रेडियस ऑफ द 6 गीगाहर्ट्ज बैंड 60 to 70% एरिया में श्रिंक, कवरेज रेडियस में श्रिंक हो जाता है, एरिया में 84 to 94% श्रिंक हो जाता है। इसका मतलब आपको 6 से लेकर 6 to 16 टाइम्स टावर डेंसिटी चाहिए। अब उतना टावर तो आप लगाने से रहिए। इसलिए दोस्तों मैंने ये कहा कि कभी भी 6 गीगाहर्ट्ज बैंड को मोबाइल के लिए मत रखिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है इसमें, सारे FWA शिफ्ट कर दीजिए। और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड को तो आप छोड़ ही दीजिए, बात ही करना बेकार है। ये तो किसी हालत में मोबाइल के लिए यूज नहीं हो सकता। FWA के लिए भी बहुत दिक्कत होने वाला है। इसलिए जो है रिलायंस जियो इसके अंदर में LBR करने की कोशिश कर रहा है। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा कि LBR भी ठीक से नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा ठीक से, क्योंकि इसके अंदर में कुछ ऐसे RF कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उससे आप वाईफाई भी आप करने की कोशिश करेंगे तो कॉस्ट ऑफ दी एंड डिवाइसेस विल बिकम वेरी कॉस्टली। मतलब बेस स्टेशन को आप सस्ता कर सकते हैं, पर एंड डिवाइसेस के कॉस्ट काफी बढ़ जाएंगे। तो कंक्लूजन जो है, ग्रेट फॉर FWA, लोकलाइज कैपेसिटी, नॉट फॉर ब्लैंकेट मोबाइल कवरेज, इसलिए नहीं करना चाहिए। अब बैंड का रोल्स आप ये वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, सारा ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब कर चुका हूं मैं आपको। सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि लो फ्रीक्वेंसी बैंड के को आप कवरेज के लिए यूज करेंगे, अपलिंक के लिए। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था SUL के ऊपर, तो इसमें मैंने कहा था कि डाउनलिंक आप 3.5 से लीजिए और अपलिंक आप लो फ्रीक्वेंसी बैंड से ले लीजिए, या तो 700 से या 600 से या L बैंड से, है ना। तो अगर डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी दैट फिट्स इंडिया, light up 3.5 gigahertz band when most urban macros raise the grid density to 80 to 100% in priority zone. Use SUL, supplementary, uplink 700, 800, 900 और L band. Adopt low band NRDL, मैंने आपको बताया ऐसे करके, an anchor indoor carrier, and let C band add capacity when it can pierce the building. टारगेटेड इंडोर सिस्टम, स्मॉल सेल्स डैश फॉर हाई बिल्डिंग पेनिट्रेशन। तो SUL का दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है। जस्ट रिपीटेशन के लिए मैं आपको समझा देता हूं। ये देखिए 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड है, उसके नीचे 700 मेगाहर्ट्ज का डाउनलिंक है, 3.5 गीगाहर्ट्ज का डाउनलिंक है। टाइम रिसोर्सेज को मैंने अलग अलग कर दिया है, डाउनलिंक का अलग, अपलिंक का अलग, ठीक है ना दोस्तों। और 700 का डाउनलिंक अलग, 700 का अपलिंक अलग। और जो L बैंड जो इस पूरे कंसल्टेशन में सरकार ने जो है वो किया है, रिलीज किया है, उसका एक चंक ऑफ 15 मेगाहर्ट्ज इसके साथ जोड़ के आप अपलिंक को फैटर कर देंगे। मतलब यू मेक द अपलिंक मच मोर फैटर देन व्हाट इट वाज ओरिजिनली विद 700। ये कितना हो गया, ये 25 मेगाहर्ट्ज हो गया। और डाउनलिंक तो आपका जो है ऑलरेडी 100 मेगाहर्ट्ज का डाउनलिंक, 100 नहीं तो मान लीजिए आप उसके लिए आपका मोबाइल में आपका अपलिंक जो है थोड़ा छोड़ दीजिए, 25 मेगाहर्ट्ज छोड़ दीजिए, तो 75 मेगाहर्ट्ज का डाउनलिंक हो गया और अपलिंक आपका 25 मेगाहर्ट्ज का हो गया। तो इसमें क्या होगा कि जो 700 मेगाहर्ट्ज का डाउनलिंक है वो इस्तेमाल नहीं होगा और अपलिंक जो है 3.5 का वो इस्तेमाल नहीं होगा। तो SUL वाला जो वीडियो आप देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। तो व्हाट मेक FWA वर्क विदाउट हर्टिंग मोबाइल, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों, तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपको मूव करना है FWA जो है 6 गीगाहर्ट्ज बैंड में यूज करना है, 26 गीगाहर्ट्ज बैंड जहां पे जरूरत हो सकती है, जहां कर सकते हैं, और कीप द C बैंड ओनली फॉर मोबाइल। अवॉइड स्टार्विंग मोबाइल विथ हैवी FWA लोड्स, उससे आपका FWA भी एसिमेट्रिक हो जाता है, कोई फायदा नहीं होता।
है ना दोस्तों। तो आप जो है फाइनली जो है वीडियो काफी लंबा ना हो जाए तो क्लोज द प्ले बुक फॉर इंडिया सी बैंड फर्स्ट, थिकन द 3.5 GHz layer across urban macros, anchor the indoor with low band NRDL and use SUL to stabilize uplink। इसका मतलब डाउनलिंक, मैं आपको समझा दूं दोबारा, 3.5 GHz को डाउनलिंक के लिए यूज करें और ऐसा ग्रिड डेंसिटी लगे कि भाई इंडोर पेनिट्रेशन हो जाए, और अपलिंक जो है आप लो फ्रीक्वेंसी बैंड से यूज करिए और एल बैंड को भी ऐड करके उसका थिकनेस बढ़ा दीजिए, और 6 GHz एंड 26 GHz सिर्फ FWA के लिए यूज करिए। और पॉलिसी इस तरह से बनाइए कि लो फ्रीक्वेंसी बैंड का जो कॉस्ट है वो ज्यादा ना हो, लोग उसको लें, उससे आपका परफॉर्मेंस जो है काफी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों ये अगर आप करेंगे तो आप 5G के परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं अंडर द करेंट कंस्ट्रेंट जो मैंने आपको समझा दिया है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर में अंत तक सुनने के लिए बहुत धन्यवाद, और एक वीडियो में दूसरे नए टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।